बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो बोलियन अलजबरा इन डिजिटल लॉजिक सिस्टम्स, डीएलडी में बोलियन अलजबरा का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, कैसे हम इनको यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, तो इसको स्टार्ट करते हैं। बोलियन अलजबरा इज़ द मैथमेटिक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम्स। ठीक है, डिजिटल सिस्टम की मैथमेटिक्स जितनी भी इसमें यूज़ होती है वो बोलियन अलजबरा है। अ बेसिक नॉलेज ऑफ बोलियन अलजबरा इज़ इंडिस्पेंसेबल टू द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ लॉजिक। इसका जो बेसिक नॉलेज है वो, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी कहता रहता हूँ कि ये जो हमारे शुरू वाले लेक्चर हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके डीएलडी के लिए। ठीक है, और डीएलडी के लिए भी, और आपने जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स करने हैं, रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट्स करने हैं, सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स हैं, आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है, तो ये उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो इसको आप रेगुलरली जो भी लेक्चर दिया जाता है उसे आप रिवाइज भी किया करें और बुक से भी कोऑर्डिनेशन किया करें। In the last lecture, Boolean operations and expressions in terms of their relationship to not and or not NAND and NOR gates were introduced. प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो नॉट गेट है, ठीक है, सिंपली वो एक इनपुट है ए, उसका बार है। ठीक है, इसी तरह एंड गेट है, ये दो इनपुट या दो नंबर्स की प्रोडक्ट है। ए बी इनपुट थी और आउटपुट पे आपको इनकी प्रोडक्ट मिल रही थी। इस तरह और गेट था, और गेट में जो बोलियन अलजबरा में एडिशन का फंक्शन है वो परफॉर्म होता था। ये सारी चीज़ें जो है हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा इनको रिवाइज करेंगे ताकि आपको बोलियन अलजबरा और डिजिटल सिस्टम्स का जो इंटरलिंक है आपस में वो समझ आ जाए। तो सबसे पहले देखें, वेरिएबल, कॉम्प्लीमेंट एंड द लिटरल आर द टर्म्स यूज इन बोलियन अलजबरा। ठीक है, ये तीन टर्म्स हैं, वेरिएबल, कॉम्प्लीमेंट और लिटरल। तो वेरिएबल इज़ अ सिंबल, यूजली एन इटैलिक अपर केस लेटर यूज टू रिप्रेजेंट अ लॉजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जो वेरिएबल है ये इटैलिक अपर केस लेटर होता है यूजुअली। ठीक है, जब आप बोलियन टर्म्स देखेंगे वहाँ पे, तो इस ये जस्ट जो रिप्रेजेंट करता है वो एक लॉजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अ सिंगल वेरिएबल कैन हैव ए वन और ए ज़ीरो वैल्यू। एक सिंगल जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो या तो वन होगी या ज़ीरो होगी। कॉम्प्लीमेंट इज़ द इनवर्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जो शुरू में तीन टर्म्स बताई थी वो डिस्कस की गई हैं। कॉम्प्लीमेंट जो है वेरिएबल का वो है, और ये इंडिकेटेड बाय अ बार। ठीक है, इक्वेशंस में या बोलियन एक्सप्रेशन में जो बार होगी वो कॉम्प्लीमेंट को इंडिकेट कर रही होगी। लिटरल इज़ अ वेरिएबल और द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वेरिएबल। ये जो है ये वेरिएबल का या कॉम्प्लीमेंट का वेरिएबल है। ठीक है, सॉरी, लिटरल जो है वो एक वेरिएबल है और कॉम्प्लीमेंट है वेरिएबल का। वेरिएबल ये खुद एक वेरिएबल है या वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है लिटरल। ठीक है, बोलियन एडिशन जो है, बोलियन एडिशन सबसे पहले बोलियन अलजबरा में इसको नाम दिया गया है। तो इक्विवेलेंट टू आर ऑपरेशन। ठीक है, जैसे स्टार्ट में इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने कहा था कि ये जो है और गेट में बोलियन एडिशन परफॉर्म की जाती है, और वो कैसे कि दो इनपुट्स हैं ए प्लस बी, और आउटपुट पे आपको उनकी एडिशन मिल रही है। In Boolean algebra, a sum term is a sum of literals. In logic circuits, a sum term is produced by an OR operation with no AND operations involved.
सम एग्जांपल्स ऑफ सम टर्म्स आर, जैसे ए प्लस बी एक एग्जांपल है, इस तरह ए प्लस बी दूसरी एग्जांपल है। यहाँ पे जब आप देखते हैं, ठीक है, और अगर तो तीन वेरिएबल हैं तो वो हो जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसी तरह चार वेरिएबल की जो सम है वो इस तरह से हो जाएगी। इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर क्या चीज़ है, बूलियन मल्टीप्लिकेशन। इन्वर्टर में बेसिकली बूलियन मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। इन्वर्टर जैस एक आपके पास इनपुट है ए, उसका बार ले देता है, बार या कॉम्प्लीमेंट आपको लेके दे देता है। बूलियन मल्टीप्लिकेशन जो है वो एंड गेट के इक्विवेलेंट है। और इन बूलियन अलजेब्रा अ प्रोडक्ट टर्म इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लिटरल्स, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा में जो प्रोडक्ट टर्म है वो असल में प्रोडक्ट ऑफ लिटरल्स है, मतलब वही वेरिएबल की या कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल की प्रोडक्ट है। अ प्रोडक्ट टर्म इज़ इक्वल टू वन ओनली इफ ईच ऑफ द लिटरल्स इन द टर्म इज़ वन, ठीक है। ये यहाँ पे आई लिखा हुआ है, ये वन है, ठीक है। प्रोडक्ट टर्म वन होगी ओनली इफ़, सिर्फ उस कंडीशन में जब सारे लिटरल्स जो हैं वो वन होंगे। सम एग्जांपल्स वही ए बी की प्रोडक्ट है, ए बी सी की, और ए बी सी डी चार वेरिएबल की प्रोडक्ट है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे भी आपको फिगर में शो है कि ज़ीरो ज़ीरो की प्रोडक्ट ये देखें, इधर से ऊपर है इंडिकेट किया गया, ज़ीरो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो वन इक्वल टू ज़ीरो, वन ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, और वन वन, ठीक है। ये कंडीशन जो जहाँ पे थी इक्वल टू वन है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर BAR, ठीक है, वही लॉज एंड रूल्स फॉर बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। ये जो BA लिखा हुआ है ये बूलियन अलजेब्रा की शॉर्ट टर्म है। तो इसके रूल्स देख लेते हैं। अप्लाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये कुछ लॉ है बूलियन अलजेब्रा के जो कि हम लॉजिक गेट्स पे, लॉजिक सिस्टम्स पे अप्लाई करके देखेंगे। Apply the associative law of addition and multiplication, apply the distributive law, apply 12 basic rules of Boolean algebra। ये सारे Boolean algebra के रूल्स हैं जो आप मैथमेटिक्स में ऑलरेडी आई थिंक पढ़ चुके होंगे, डिफरेंट मैथमेटिक्स की बुक्स में, FSC की बुक्स में, और उसके बाद सेमेस्टर 1 में भी, 2 में भी। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि लॉजिक सिस्टम्स में जो ये लॉज और रूल्स हैं बूलियन अलजेब्रा के, क्या वो इम्प्लीमेंट होते हैं। सबसे पहले देखें कम्यूटेटिव लॉ है आपके पास। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर टू वेरिएबल इज़ रिटन एज, तो a प्लस बी इज इक्वल टू होना चाहिए b प्लस ए के। दिस लॉ स्टेट्स एज द ऑर्डर इन विच द वेरिएबल्स आर रेड मेक्स नो डिफरेंस। इसमें ये लिखा है कि जो वेरिएबल का ऑर्डर है वो a प्लस बी हो या b प्लस ए हो तो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। आप जिस मर्ज़ी ऑर्डर में लिख लें, आंसर जो है वो सेम होगा, ठीक है। इस कम्यूटेटिव लॉ का बेसिक जो मकसद वो ये है। तो इसको देखें आप, जैसे ये और है ना, एडिशन है, एडिशन देखें और ऑपरेशन से होती है। तो इसको आप इनपुट यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, या यही इनपुट इधर ले लें या इधर ले लें, इनपुट को चेंज कर दें तो आउटपुट आपके पास देखें वही चीज़ आ रही है, प्लस बी है, इधर से b प्लस ए है। तो जब इनको ऐड करेंगे आपको सेम आउटपुट नज़र आएगी। तो मतलब आपने जैसे दूसरी FSC की बुक थी मैथमेटिक्स की और दूसरी मैथमेटिक्स की बुक्स थी, वहाँ पे अगर आपको कह दिया जाए कि ये लॉ है, इसको प्रूव करें, तो आप डिफरेंट मैथमेटिकल स्टेप्स करते थे और फिर एंड पे जाके इसको प्रूव करते थे। यहाँ पे जैसा आपने शो करना है लॉजिक सिस्टम्स में, सबसे पहले आपने ये और गेट लिया, और गेट में इनपुट a प्लस बी लेके कहा कि इसका आंसर ये है, फिर आपने ये लिया और कहा कि इसका आंसर b प्लस ए है। तो इस तरह फिर आपने कहना है कि दोनों के जो आंसर हैं वो इक्वल आ रहे हैं, तो लिहाजा ये दोनों चीज़ें जो हैं वो प्रूव हैं।
कम्यूटेटिव लॉ जो है आपने मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई करना है तो वो भी एंड गेट आपका यूज़ होगा, ए बी कर लें या बी ए कर लें, आंसर आपका जो है ना वो सेम आएगा। एसोसिएटिव लॉ अब 3 वेरिएबल पे, ठीक है। द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इज रिटन एज फॉलोज फॉर 3 वेरिएबल्स, जैसे ए प्लस और यहाँ पे जो बी प्लस सी जो है 2 वेरिएबल ब्रैकेट में है, इधर ए प्लस बी ब्रैकेट में है और सी सेपरेट है। तो अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, बस ये चीज़ आपने गौर करनी है। सबसे पहले देखें, आपको ये तो पता होगा कि जो चीज़ ब्रैकेट में होती है उसको पहले सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में बी प्लस सी है तो बी प्लस सी का और गेट आपने पहले लेना है, यहाँ स्टार्ट किया। अच्छा, अब इसका जो सम है वो ऐड हो रहा है ए में, ठीक है। मेरे अल्फाज पे आपने गौर करना है और उसी तरह आपने लॉजिक सिस्टम्स की जो फिगर है उसको अपने जहन में रखना है। तो b प्लस सी जो है उसका सम a में ऐड हो रहा है, ये देखें। ये एक आपने और गेट ले लिया यहाँ तक, ठीक है। ये b प्लस सी का जो सम है ये ऐड हो रहा है एक डिफरेंट और गेट के साथ a में। ये एक आपका और गेट एक और आ गया। तो इसी तरह यहाँ पे आपने देखना है कि सबसे पहले ए प्लस बी ऐड हो रहा है, इसका जो सम या इसका जो रिज़ल्ट है वो ऐड हो रहा है सी में, ठीक है। सी में ऐड हो रहा है। तो ये यहाँ तक आपका सम आ गया ए प्लस बी। यहाँ से आपने इसकी जो आउटपुट है वो एक डिफरेंट और गेट को दे देनी है और वहाँ पे सी जो है वो एज आ इनपुट भी है। तो इनका जो सम है, ठीक है, एक को देखें ए प्लस बी ये आ रहा था, प्लस इसने सी को भी ऐड कर दिया। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपस में इक्वल हैं और आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो गया होगा कि कैसे एक हमारे पास बोलियन अलजबरा की टर्म है, वहाँ से हमने लॉजिक सिस्टम की डायग्राम कैसे बनानी है। इसी तरह हमने एसोसिएटिव लॉ जो है वो मल्टीप्लिकेशन पे ऐड किया, तो सेम वही चीज़ आपने करनी है कि बी सी को पहले मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में, ठीक है जी। बी सी को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब बी सी का जो रिज़ल्ट है, जो उसकी आउटपुट है, वो आपने मल्टीप्लाई कर देनी है ए के साथ। तो ये एक और एंड गेट यूज़ होगा, इनको भी मल्टीप्लाई कर देना है आपने। तो ये आपका आंसर इधर से ऐसे है, दूसरी तरफ आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लें और वो भी आपका आंसर, दोनों आंसर सेम है। तो लिहाजा आपका जो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर 3 वेरिएबल्स, ठीक है, वो भी प्रूफ हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज़ रिटर्न फॉर 3 वेरिएबल एज फॉलोज। उसमें 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, सॉरी ऐड हो रही हैं, फिर उनका जो रिज़ल्ट है वो तीसरी टर्म या तीसरे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वो हो जाएगा बी प्लस सी इंटू ए इज़ इक्वल टू होता है ए बी प्लस ए सी। वही मतलब कि आपने जस्ट मल्टीप्लाई किया और इसको, इस लॉ को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब ये जो टर्म है ये डिस्ट्रीब्यूट होके बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो इसकी जो है हमने बोलियन अलजबरा को, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमने लॉजिक सिस्टम्स में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले देखें, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये इसकी ज़रा कह लें कि डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म है, जरा यानी कि थोड़ी सी डिटेल्ड में फॉर्म है। तो ये सबसे पहले हम करेंगे, आंसर दोनों का सेम है। इसको बोलियन अलजबरा पे हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट में बी सी ऐड होंगे। ये देखें, ये बी प्लस सी ऐड होने के बाद इनका जो रिज़ल्ट है वो मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, ठीक है। ए के साथ मल्टीप्लाई करके और एक्स इसकी आउटपुट ले ली हमने। अब इसी तरह यहाँ पे आ जाएं तो ये देखें आपके कितने गेट यूज़ होंगे। यहाँ पे जस्ट 2 गेट यूज़ हुए थे, एंड गेट एंड और गेट, ठीक है। ये 2 गेट्स है, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। कैसे, सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें यूजिंग एंड गेट, फिर ए सी को मल्टीप्लाई करें यूजिंग अनदर एंड गेट, फिर इन दोनों ये जो आउटपुट है उनको ऐड करें बाय यूजिंग और गेट, और ये आपके पास एक्स है। और अब ये एक्स और ये एक्स इज इक्वल होंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और आपका ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो प्रूव हो जाएगा। कुछ रूल्स हैं बोलियन अलजबरा के लिए, वो जो नेक्स्ट स्लाइड पे टेबल है उसमें लिस्टेड हैं।
12 बेसिक रूल्स हैं दैट आर यूज़फुल इन मैनिपुलेटिंग एंड सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशंस। अब जैसे ये देखें, ये अगर आपको ये वाली एक्सप्रेशन मिलती तो आपको कहते हैं कि सिंप्लीफाई करके एक सिंपल लॉजिकल डायग्राम बनाएं। तो आपने इसमें से ए कॉमन लेना था और ये इसकी सिंपल लॉजिकल डायग्राम है, ये इसकी डिटेल्ड है, ठीक है। तो डीएलडी में या लॉजिक सिस्टम में हमारा जो मकसद होता है कि हमें कम से कम इक्विपमेंट यूज़ करना पड़े, तो हम जो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। उसके लिए ये बेसिक रूल्स हैं 12। Rules 1 to 9 will be viewed in terms of their application to logic gates. Rule 10 to 12 will be derived in terms of the simpler rules and the laws previously discussed. तो ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जो 12 रूल्स हैं वो क्या हैं और कहाँ कहाँ पे उनको हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखें, पहला रूल तो ये है कि ए में कोई ज़ीरो टर्म ऐड करें तो वो ए ही आ जाता है। फिर ए में 1 ऐड करें तो वो 1 होता है, ठीक है। ये रूल है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे उनके रिज़ल्ट लिखे हैं, ये सारे रूल्स जो हैं उनके रिज़ल्ट लिखे हैं। रिज़ल्ट इसलिए लिखे हैं कि नेक्स्ट जब हम कोई चीज़ सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये चीज़ें आपके माइंड में हों ताकि हम डायरेक्ट इसको इम्प्लीमेंट करें और अपने आंसर निकालें। फिर जो है ए के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए ही रहेगा, एक साथ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा। अब ए कोई वेरिएबल है, ठीक है, इसमें बी भी हो सकता है, ये सी भी हो सकता है। दो ए को जब ऐड करें, सेम जो वेरिएबल है उनको ऐड करें तो आंसर ए आता है। ए के साथ ए का बार ऐड करें तो आंसर 1 हो जाता है, ठीक है। ए के साथ ए को मल्टीप्लाई करें तो आंसर ए आता है। फिर ए के साथ ए बार को मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, ए के साथ ए बार को ऐड करें तो 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ए का डबल बार लें, बार लेके फिर बार लें तो वो दोबारा ए बन जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह ए में ए प्लस बी ऐड करें तो आंसर ए होता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है कि देखें ए है, फिर उसमें जो चीज़ ऐड हो रही है ना वो उसमें ए ज़रूर होना चाहिए। इसी तरह ए में ऐड किया है ए बार का और बी के साथ मल्टीप्लाई करके, तो अब आंसर क्या है, ए प्लस बी, ये आंसर हो जाएगा। ये जो है ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी सी, ये हो जाएगा। इसको जब आप करेंगे ना, इसको खोलेंगे, ये जो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फिर ये बेसिक प्रीवियस रूल्स लगा के, तो आपके पास फाइनल टर्म ये रह जाएगी ए प्लस बी सी। तो अब यहाँ पे देखें रूल्स फॉर बूलियन अलजेब्रा वही हम कंटिन्यू है। रूल 10 देखेंगे यहाँ पे। रूल 10 जो है वो था ए प्लस ए बी। मतलब यहाँ से हम थोड़ा सा करेंगे क्योंकि ये सोल्व होने वाले थे। प्रीवियस तो आपको पता है, जैसे ए का बार लें फिर उसका बार लें वो ए आ जाएगा, एक साथ ए बार को मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा। ये थोड़े से ईजी हैं, आप अंडरस्टैंडेबल हैं। यहाँ से आगे इनको सोल्व कर लेते हैं, 10, 11 और 12। तो ये था आपके पास ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। दिस रूल कैन बी प्रूव्ड बाय अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, रूल 2 एंड रूल 4। ये चीज़ें इस पर इम्प्लीमेंट होंगी और प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले देखें ए प्लस ए बी है, इसमें ए को हमने कॉमन लिया ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसमें फिर जो 1 प्लस बी था, ये रूल 2 आप देख सकते हैं। प्रीवियसली रूल 2 क्या था कि एक वेरिएबल है उसमें 1 ऐड हो रहा है तो आंसर 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। फिर ये रूल 4 था कि ए वेरिएबल के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करें आंसर ए रह जाता है, ठीक है जी। ये रूल हमने अप्लाई करने के बाद आपके सामने है कि रूल 10 जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, सॉरी प्रूव हो चुका है। रूल्स फॉर बूलियन अलजेब्रा में द प्रूफ इज़ शोन इन टेबल बिलो विच शोज द ट्रूथ टेबल एंड द रिजल्टिंग लॉजिक, ठीक है। ये ए बी हमने जो दो वेरिएबल लिए, फिर उनकी प्रोडक्ट ली, फिर मतलब ये रूल, ठीक है। रूल 10 को अब हम ट्रूथ टेबल की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे क्या प्रूव होता है। सबसे पहले देखें ए बी दो वेरिएबल लिए, इसमें जो इनपुट के केसेस है 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है जी।
तो सबसे पहले इनकी जो है प्रोडक्ट ले ली ए बी यहाँ पे। अब ए बी और ये जो कॉलम है और ये कॉलम है, ठीक है। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉलम और ये कॉलम इनको ऐड करना है। तो 0 0 0 आ गया, 0 0 0 है, 1 0 1 और 1 1 1। तो ये आपके पास जो है ये वाला कॉलम, अब ये वाला, अब इन दोनों को देखें क्या दोनों कॉलम सेम हैं। ठीक है जी, ये देखें दोनों कॉलम जो हैं वो सेम है। अब अगर दोनों कॉलम सेम हैं तो आपका रूल जो है प्रूव हो गया कि a प्लस ए बी इज़ इक्वल टू ए, ये रूल 10 था। ठीक है जी। इसमें हमने करना क्या है, तो ये देखें सबसे पहले क्या था कि इसकी बोलियन लॉजिक, बोलियन एक्सप्रेशन से इसको हमने लॉजिकल सिस्टम में इसकी डायग्राम बना के देख लेते हैं। ए बी की प्रोडक्ट है, ठीक है, ए बी ये प्रोडक्ट है। इसका जो आंसर है वो अगेन ए में ऐड हो रहा है। तो इसलिए ये देखें, ये जो हमने ना एक इनपुट जो है वो कॉमन ली हुई है, क्योंकि ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो दोबारा ऐड हो रही है ए में। तो ए में ऐड हो रही है, तो ये इसको सिंपली, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको सिंपली हम कैसे एक स्ट्रेट कनेक्शन से भी दे सकते थे। कैसे, जस्ट ए जो है वो डायरेक्ट आप आगे दे रहे हैं बजाय ये वाले जो सर्किट है। अब आपको समझ आ गई कि कैसे हम एक कॉम्प्लेक्स, ये तो अभी सिंपल है, एक कॉम्प्लेक्स लॉजिक सिस्टम की डायग्राम को एक सिंप्लीफाइड डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह रूल 11 है वो देख लेते हैं। इसमें क्या था, a प्लस ए बार बी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसको वो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले ये देखें, a प्लस ए बार बी इज़ इक्वल टू, ये हमने क्या किया, a प्लस ए बी प्लस ए बार बी। ये जो ए था, ठीक है, ए की जगह पे हमने रूल 10 के अकॉर्डिंग ये वाला एक्सप्रेशन ऐड कर दिया। उसमें उसके बाद क्या किया है कि ए डॉट ए प्लस ए बी। तो अगेन ये जो ए था, ए के में रूल 7 के अकॉर्डिंग हमने ए यहाँ पे पुट कर दिया। अगेन आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ कि ब्रैकेट खोली हमने, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए बार ए प्लस ए बार बी। तो ये जो है हमने ऐड कर दिया ए डॉट ए बार इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, मतलब ये हमारे पास 3 टर्म्स थी ना, तो उसमें चौथी टर्म ए डॉट ए बार ऐड कर दी हमने। तो इसलिए क्योंकि उसका कोई इस पर इम्पैक्ट नहीं होगा, उसका आंसर तो ज़ीरो है। ठीक है, तो जस्ट हम प्रूफ करने के लिए यहाँ पे उसको ऐड कर दिया। अब देखें, ये जो है आपके पास वो वाली एक फार्मूला है जो आपने आई थिंक एफएससी में पढ़ा होगा। तो फैक्टरिंग का फार्मूला, उसमें ये क्या हुआ है, ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी। तो ये फैक्टर्स जब आप ओपन करेंगे तो अगेन आपके पास यही टर्म बन जाएगी। ठीक है जी। तो जस्ट इनको फैक्टरिंग के ज़रिए हमने, फैक्टराइजेशन के ज़रिए ये ऐसे ये वाला जो टर्म है हमने लिख लिया। अब इसमें जो ए प्लस ए बार है उसका आंसर 1 है और ए बी, तो इसको 1 से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आपका आएगा ए प्लस बी। तो ये अब आपके पास प्रूफ हो गया कि ए प्लस ए बार बी जो है वो इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, सिंपल। यही चीज़ आपने क्या करनी है ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखें, 2 इनपुट लेनी है, उसका पहला एक्सप्रेशन क्या था, ए बार बी ले लेना है, फिर ए बार बी प्लस ए ले लेना है, जैसे ये यहाँ पे है। ठीक है जी, ये ले लिया, और एंड पे इसके जो इक्वल्स टू की टर्म है वो भी आपने ले लेनी है, ए प्लस बी। ये आपने टेबल के जो फर्स्ट टर्म्स हैं वो ड्रा कर ली। अब ए पे इनपुट लगाएं 0 0 1 1 और बी पे इनपुट लगाएं 0 1 0 1। ये आपके पास इनपुट्स आ गई। सबसे पहले इनका ए बार लेके बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ए बार 1 है, बी के साथ मल्टीप्लाई किया 1 0 0, ये 1 1 1 हो जाएगा, 0 0 0
0 1 0, ठीक है। ज़ीरो ये मैं कैसे इनको उलट क्यों पढ़ रहा था, क्योंकि इसका ए बार लेना था फिर बी से मल्टीप्लाई करना था। अब ये वाली टर्म आपके पास आ गई, इसको वापस ए में ऐड करना है तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अब सिंपल ए और बी को ऐड कर लें। अब देखें दोनों आंसर सेम है, लिहाजा ये जो रूल है ये हमारे ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग भी प्रूफ हो गया। अच्छा, अब आपने दो फिगर्स बनानी है, एक तो इस वाली टर्म की और एक इस वाली टर्म्स की। तो वो देखें, जो ऊपर वाली टर्म है उसमें ए और ए बार ये दो इनपुट आपने ली। ए बार की जो इनपुट है वो पहले मल्टीप्लाई हो रही है बी के साथ, ठीक है। फिर इनका जो आंसर है वो ऐड हो रहा है ए में, ठीक है जी। ये देखें, मतलब अब आपके लिए सिंपल होगा फिगर को अंडरस्टैंड करना। तो इस फिगर के को मतलब हम सर्किट बनाने की बजाय सिंपल हम ए बी को ऐड कर दें तो फिर भी हमारा फंक्शन परफॉर्म हो सकता था, ठीक है जी। ये भी अब आपके प्रूव हो गई। रूल 12 देखते हैं, ठीक है। रूल 12 में देखें, आपके पास ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी सी। इसको प्रूफ करना है। सबसे पहले जल्दी से अब मैं ज़रा इसको गो थ्रू करूँगा। पहले दो रूल मैंने डिटेल में बताए, अब मतलब स्टेप्स हैं, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, आप देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए इनकी जो ये जो फैक्टराइजेशन है इसको ओपन कर दिया। अब उसमें एक जो है वो ए आ गया रूल 7 के अकॉर्डिंग। फिर फैक्टरिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए को कॉमन ले लिया और प्लस ए बी प्लस बी सी ऐसे ही रहा। उसमें भी ए जो है रूल 2 के अकॉर्डिंग 1 प्लस सी जो है वो 1 आ गया, ये देख ये वाला जो था, ठीक है। यहाँ पे फिर आपने ए को कॉमन लिया, वो 1 प्लस बी हो गया, 1 प्लस बी भी 1 हो जाएगा। तो ये एंड पे आपके पास ये टर्म रह जाएगी। तो आई होप सो ये बहुत इजी होगा आपको प्रूफ करना अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल स्टेप्स एंड प्रीवियस रूल्स। यही चीज़ अब हमने ट्रुथ टेबल में, ठीक है। अब हमारे पास तीन इनपुट्स हैं ए बी एंड सी। ये देखें, ए बी सी तीन इनपुट्स हैं। वो कैसे लेते हैं, पहली जो इनपुट है वो 4 0 4 1, दूसरी जो इनपुट वो इस तरह से लेते हैं 2 0 2 1 2 0 2 1, तीसरी इनपुट 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। इस तरह से अगर आप इधर भी देखें, इधर भी ऐसे था 2 0 2 1 फिर 0 1 0 1 0 1। अब तीन इनपुट्स लेनी है तो इस तरह से, इस तरह ये होगा कि सब जो केसेस हैं वो कोई केस इस तरह का इनपुट का कोई केस जो है वो मिस नहीं होगा आपसे। जैसे मैंने आपको बताया 4 0 4 1 फिर 2 0 2 1, इस तरह से फिर 1 0 1 1, इस तरह से आपने इनपुट्स ले लेनी है। इनपुट्स लेने के बाद जितनी भी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है वो ए प्लस बी को ऐड कर लेना है, ए प्लस सी को ऐड कर लेना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। वो भी हो गया ए प्लस बी ए प्लस सी, ये इनकी मल्टीप्लिकेशन। फिर आपने क्या करना है, बी और सी को मल्टीप्लाई करना है और ए में ऐड कर देना है। बी और सी को मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर दिया। अब हमने देखना कौन कौन सी कॉलम है, ये कॉलम और ये कॉलम ये एक दूसरे के इक्वल हैं बिल्कुल, ठीक है। देखें आंसर दोनों के इक्वल हैं। अब इन्हीं को हमने सर्किट डायग्राम में इम्प्लीमेंट कर लेना है। पहले देखें ए प्लस बी के लिए और गेट, फिर ए प्लस सी के लिए और गेट, और फिर दोनों को आउटपुट जो है वो एंड गेट के ज़रिए हमने फाइनल आउटपुट दे देनी है। इसी को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि दोनों के आंसर इक्वल हैं, हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आई होप सो ये जो 10 11 और 12 रूल्स से वो एक तो आपको समझ आ गई कि कैसे प्रूफ किया उनको, और दूसरा कि उनको हम ट्रुथ टेबल पे वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, और थर्ड उनकी हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसे ड्रा कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं। सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन टू मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स। तो ये अब आपका कह लें कि होमवर्क है, ये कुछ इक्वेशंस कह लें या फंक्शंस हैं जिसको आपने मिनिमाइज़ करना है। यहाँ पे कुछ तो हुए हैं, ठीक है। ये तीनों जो हैं उनको सिंप्लीफाई किया हुआ है। कैसे, x प्लस एक्स बार वाई था, तो इसको सिंप्लीफाई करके x प्लस वाई के इक्वल किया हुआ है अकॉर्डिंग टू आवर 12 बेसिक रूल्स। इस तरह ये दूसरा था, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स बार 0, एक्स वाई वैसे ही रह गया तो एक्स वाई।
फिर ये जो है एक फंक्शन है, इसको इसमें अब देखें एक्स वाई ज़ी 3 इनपुट्स हैं, तो इसको सिंपलीफाई करके एक्स बार ज़ी प्लस एक्स वाई बार, तो ये इसको सिंपलीफाई करके इनके फाइनल आंसर लिखे हुए हैं। अब आगे देखें डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम इज स्टेटेड एज फॉलोज: द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल is equal to the sum of the complements of the variables। कैसे, ये है इसकी इक्वेशन, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू, मतलब प्रोडक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट है इक्वल टू सेपरेटली प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेरिएबल एंड एडिश इज इक्वल टू एडिशन ऑफ सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट ऑफ बोथ वेरिएबल, इस तरह से कह लें, ठीक है जी। और एक और तरीका है डी मॉर्गन्स थ्योरम का, वो कैसे कि अगर सम का, प्रोडक्ट का तो आपने वेरिएबल लिया, अगर सम का कंबाइन वेरिएबल का हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो वो किस तरह से आएगा, वो डिफरेंट दोनों वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। ये आपने इनकी जो स्टेटमेंट हैं वो पढ़ लेनी है, और जिस तरह आप याद रख सकते हैं इसको याद रखना है अपने, बस ये याद रखना है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो ठीक हो, ठीक है, उससे कन्फ्यूजन ना हो अगले बंदे को, पढ़ने वाले को। उसके बाद डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है वो गेट इक्विवेलेंसीज एंड ट्रुथ टेबल ऑफ बोथ डी मॉर्गन्स थ्योरम, मतलब लॉजिकल गेट में उसको कैसे लिखते हैं और ट्रुथ टेबल में इसको कैसे लिखते हैं। तो ये देखें एक्स वाई नैंड गेट लिया है तो एक्स वाई का बार आ जाएगा, इसी तरह नेगेटिव आर है तो आपके पास एक्स बार प्लस वाई बार, और ट्रुथ टेबल में क्या है, दो इनपुट्स ली हैं और आउटपुट में एक्स वाई का बार और ये एक्स का बार प्लस वाई का बार, तो दोनों देखें सेम आंसर आए हैं, तो इस टर्म को इस टर्म के इक्वल हम कह सकते हैं, ठीक है जी। सेकंड थ्योरम का भी प्रूफ देख लें आप कि जो है आपने नॉर गेट लिया है, ठीक है, वहाँ पे नेगेटिव और गेट लिया था और नैंड गेट लिया था, यहाँ पे क्या है, पहले नॉर गेट लिया है तो एक्स प्लस वाई का बार हो गया, अब नेगेटिव एंड है, एक्स बार वाई बार की प्रोडक्ट आ जाएगी आउटपुट पे, इनको आप इम्प्लीमेंट करें और आउटपुट देखें, दोनों की आउटपुट सेम है, तो लिहाजा ये टर्म और ये टर्म भी एक दूसरे के इक्वल हो सकती है। ठीक है जी, ये यहाँ तक डी मॉर्गन्स के जो दोनों थ्योरम हैं वो प्रूफ करने तक आज का हमारा लेक्चर है। नेक्स्ट जो है वो मज़ीद बोलियन एक्सप्रेशन, बोलियन टर्म्स हैं जिनको हमने सिंप्लीफाई करना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक ये लेक्चर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपने रिवाइज़ करना है, ठीक है, कोशिश करें 2-3 दफ़ा इसको रिवाइज़ करें, स्लाइड से भी, इस वीडियो लेक्चर से भी और बुक से भी, ठीक है, बुक में भी ये सारी चीज़ें आपकी हैं, बस यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाती हैं ताकि एक तो हमारा टाइम कम लगे और आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। इनकी डिटेल्स बुक से पढ़ें, इनको अपने नोट्स पे सोल्व करके देखें, ये सारे जो हमने थ्योरम प्रूफ किए हैं, और इनका ट्रुथ टेबल देखें, इनकी फ़िगर्स ड्रा करके देखें, इक्विवेलेंट फिगर्स, सही है, तो ये सारी चीज़ें करके देखें, फिर जाके आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी, क्योंकि अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जितने भी लेक्चर हमारे आ रहे हैं वो थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। जब तक आप प्रीवियस चीज़ों को 100% पिक नहीं करते, अगर आप पिक कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट जितने भी लेक्चर हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं और इजी हैं। तो इसलिए अभी भी मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इसको आपने रिवाइज़ करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।